हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में अपने कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 यूनिट 3 विच इज सप्लाई। टॉपिक बहुत ही आसान है, बस ये मत भूलिएगा कि व्हेन आई एम डिस्कसिंग मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हर बार बताते चलता हूं, तो आप लोग वो मार्क करते चले। दैट इज व्हाट इज नीडेड फ्रॉम यू ऑल। चलिए शुरू से शुरू करते हैं बातचीत। सबसे पहले एक काइंड रिक्वेस्ट कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो सप्लाई, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो सप्लाई, ये याद रखिएगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, किसके पीओवी से सोचना है। कभी भी सप्लाई पढ़ते वक्त, कभी भी सप्लाई पढ़ते वक्त क्लास आपको सोचना है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पीओवी, प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, आप कुछ गलत कर रहे हैं। समझ आ गया? ऑल राइट सर। अब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए बिफोर यू अंडरस्टैंड सप्लाई, ठीक है? मान लीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये एक गोडाउन है, ठीक है? ये गोडाउन है, कोई प्रोड्यूसर है जो बेसिकली बैग्स होते हैं ना, बैग्स बनाता है और सेल करता है, ठीक है स्टूडेंट्स? बैग्स का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, पे अटेंशन एवरीवन। वो जो बैग्स बनाता है उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ₹2000, ठीक है? इसके गोडाउन में अभी अभी रेडी है 50,000 स्टॉक्स ऑफ बैग्स, 50,000 बैग्स रेडी है। इमेजिन 50,000 यूनिट्स ऑफ बैग्स आर रेडी। प्राइस 2000 चल रहा है। ये जो प्रोड्यूसर है ना, ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद द प्राइस। ये प्रोड्यूसर ना प्राइस से बहुत खुश नहीं है। ये बोल रहा है ये जो 2000 रुपया प्राइस चल रहा है ना, इस पर हम 10,000 यूनिट्स ही बेचेंगे, हम सिर्फ 10,000 यूनिट्स ही बेचेंगे इस प्राइस पर। तो उसे ऐसा लगता है, उसके पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है कि फ्यूचर में बैग्स जो है इनका मार्केट प्राइस ऊपर जाने वाला है। कब? जब गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन कर देगी तो इसका जो मार्केट प्राइस है बैग का ऊपर चला जाएगा। तो ये बोल रहा है कि मेरे को क्या जाता है, मैं बाद में हायर प्राइस पे बेचूंगा, ऐसा इसको लगता है। ये आज तो बेचने को कितना यूनिट्स तैयार है बताओ? 10,000 यूनिट्स। स्टूडेंट्स इसकी गोडाउन में कितने यूनिट्स है? 50,000 यूनिट्स। स्टूडेंट्स इसकी गोडाउन में जितने यूनिट्स है उसको बोलते हैं स्टॉक, जो आपके पास अवेलेबल है। पर 50,000 यूनिट्स अवेलेबल है, इसका मतलब क्या ये होता है कि यू आर रेडी टू सेल 50,000 यूनिट्स? ऐसा नहीं होता है। 50,000 यूनिट्स है, इसका मतलब स्टॉक है। आप रेडी टू सेल 10,000 यूनिट्स है, तो सप्लाई है 10,000 यूनिट्स। स्टॉक है 50,000 यूनिट्स और सप्लाई है 10,000 यूनिट्स। सर हमें बातचीत समझ में आ गया। सप्लाई है 10,000 यूनिट्स, सर हमें बातचीत समझ में आ गया। सप्लाई है जो प्रोड्यूसर, वो क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर किसी पर्टिकुलर प्राइस पर या अलग अलग प्राइसेस पर मार्केट में बेचने को रेडी है। क्वांटिटी विच द प्रोड्यूसर्स आर एबल एंड विलिंग टू ब्रिंग to the market for sale at different prices during a particular point of time. Sir, we have understood this, sir. Sir, बात समझ में आ गया हम लोगों को? सर बात समझ में आ गया हम लोगों को? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो आइए इधर ध्यान से सुनते हैं। आइए, द टर्म सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ गुड और अ सर्विस। बाबू अमाउंट का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्वांटिटी है। रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और अ सर्विस दैट द प्रोड्यूसर्स, दैट कौन प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल। क्या हमने आपको यही बताया? एबल और विलिंग,
एबल मतलब बेच सकते हैं, इनके पास इतना क्षमता है और ये इस प्राइस में बेचने के लिए तैयार भी है। जैसे हमारा जो सप्लायर था उसके पास 50,000 स्टॉक था, तो वो बिल्कुल एबल था, पर वो 50,000 बेचने के लिए विलिंग नहीं था। वो विलिंग कितने बेचने के लिए था? 10,000। याद है मेरा एग्जाम्पल? जितना आप बेचने के लिए एबल भी हो और विलिंग भी हो, दोनों होना चाहिए, जैसा डिमांड में भी था, तब आप उसको क्या बोलोगे बच्चे? सप्लाई। एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही आसान बात है। एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कहानी खत्म हो गया। एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले तो एमसीक्यू यहीं से बन सकता है। सो एक तो अपने को यह ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर। चलिए आगे बढ़ता हूं। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अप्लाई टू सप्लाई। सप्लाई में रेलिवेंट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपको बताना चाहेंगे, यहां पर सुनिएगा एवरीवन, है ना। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सप्लाई रेफर्स टू what a firm offers for sale in the market, not necessarily what they succeed in selling. बात समझ आया? मान लो वो 2,000 रुपए में, याद है हमारा सप्लायर वो मार्केट में कितना यूनिट्स बेचने को तैयार था? 10,000 यूनिट्स। बेच वो 6,000 ही पाया, तो जितना बेच पाए उसको बोलते हैं सेल। जो आप बेचने के लिए तैयार थे उसको बोलते हैं सप्लाई, और जितना आपके पास गोडाउन में रखा था वो था स्टॉक। मुझे लग रहा है मतलब अब समझ में आ रहा है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से, राइट। वॉट इज ऑफर्ड मे नॉट गेट सोल्ड, यही तो मैंने बोला। वो मार्केट में 10,000 बेचने के लिए लाया, नहीं बिका तो 10,000, 10,000 नहीं बिका तो इट इज पॉसिबल। ठीक है, चलो हटाओ। सप्लाई रिक्वायर्स बोथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी। मैंने आपको बोला था एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों साथ साथ होना चाहिए। ठीक है, आगे। सप्लाई इज अ व्हाट कॉन्सेप्ट? सही सुना आप लोगों ने? सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। बच्चे, सप्लाई इज अ व्हाट कॉन्सेप्ट? सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ आया? इट इज आइडेंटिफाइड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। इट इज आइडेंटिफाइड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो सप्लाई कौन सा हुआ कॉन्सेप्ट बोलो? फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बोला जाता है। सर नहीं समझा, ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं समझा? मैंने एक स्टेटमेंट दिया, मेरे इस स्टेटमेंट को समझिएगा, है ना। हाँ सर, बोलिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। पेंटालून्स ने इस ईयर 50,000 जीन्स सप्लाई किया, 50,000 जीन्स पर ईयर। या मैं बोल सकता हूं ये जो सामने बेकरी है, इट सप्लाइज 5,000 ब्रेड्स पर वीक। तो जब भी सप्लाई को बोल रहा हूं पर वीक, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, पर क्वार्टर, ऐसे बोल रहा हूं, यस और नो। कोई भी चीज को जब ऐसे बोलना पड़ता है पर यूनिट ऑफ टाइम, तो इसका मतलब वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है सर? स्टॉक की फ्लो, फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर आप ये समझे हो तो आप सही पढ़ाई कर रहे हो। सप्लाईज आइडेंटिफाइड फॉर अ, देखो क्या लिखा है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। द क्वांटिटी सप्लाइड इज सो मच पर यूनिट ऑफ टाइम, पर डे, पर वीक और पर ईयर। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ये क्लियर है सबको? यहां तक बातें क्रिस्टल क्लियर है? अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अगर बाबू लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पर जाएंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई को प्यार से हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी बोलते हैं। बहुत आसान है, मजे का बात है, एमसीक्यूज है। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई क्या है सर? सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई क्या है सर? क्या है सर? सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई क्या है सर? ओन प्राइस ऑफ द गुड। बोलो ना, क्या है? ओन प्राइस ऑफ द गुड। नहीं समझा आप लोग? अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ता है, अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ता है, अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ता है, कमोडिटी महंगा हो गया।
अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ता है यानी कि कमोडिटी महंगा हो गया। अगर प्राइस बढ़ गया इसका मतलब कंज्यूमर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। अगर प्राइस बढ़ गया इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। अगर प्राइस बढ़ गया इसका मतलब क्या है क्लास, बोलो ना, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। अगर प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, और अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गया, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया। मैं यही तो पढ़ा रहा हूं आपको। प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। सेटेरिस पेरिबस बहुत अच्छा। जब भी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशन पढ़ रहे हो तब आप बाकी फैक्टर्स को क्या मानोगे, कांस्टेंट, जैसा आपने डिमांड में भी किया था। जब आप प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तब आप और कोई भी फैक्टर्स में बदलाव नहीं करेगा, है ना। सेटेरिस पेरिबस मतलब अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सर अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, देखो भाई, जब प्राइस बदलता है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। हो सकता है उस समय प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ा हो, पर आप कॉस्ट में बदलाव नहीं अज्यूम करोगे। आप अज्यूम करोगे प्राइस बढ़ा है मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। यही लिखा है सेटेरिस पेरिबस मतलब अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कि कोई भी और फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट उस दौरान नहीं कर रहा है। सर आगे बढ़िए। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स बहुत ही खतरनाक है। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स बहुत ही खतरनाक है। समझाऊं, देखो ये अच्छा पहला वाला समझ गए ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स में। डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो प्राइस और सप्लाई का क्या हो गया बताइए, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप की जगह आप लोग ये भी लिख सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशन। चलो आओ बात करूं क्या, चलो आओ बात करता हूं। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चलो मैं आपको रिलेटेड गुड्स का एग्जांपल देता हूं। टी और कॉफी रिलेटेड गुड्स है। टी और कॉफी कैसे गुड्स है बोलो, रिलेटेड गुड्स है। अब बच्चे, एक फार्मर जो है अपने प्लांटेशंस में, आपको पता है टी और कॉफी प्लांटेशंस में उगते हैं, बहुत बड़े बड़े जमीनों को बोलते हैं। एक फार्मर टी बेच रहा है, टी ग्रो कर रहा है, बेसिकली ग्रो करके बेच रहा है। उसका गार्डन है ऐसा कि वहां कॉफी भी उग सकता है, उसका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां कॉफी भी उग सकता है। मार्केट में अफवाह फैली है कि कॉफी का दाम बढ़ रहा है, तो फार्मर का आपको क्या लगता है, वो टी का सप्लाई बढ़ाएगा कि कॉफी का, कॉफी का। तो टी का सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूं कि अगर रिलेटेड गुड्स जैसे कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो करेंट गुड्स का सप्लाई कम किया जाएगा, जिससे कि वो रिलेटेड गुड्स का सप्लाई बढ़ाया जा सके। आइए पढ़ता हूं। इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइज दे बिकम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल। जैसे इस समय इस एग्जांपल में कॉफी ज्यादा फायदेमंद हो गया है। फार्मर बना टी रहा था, ग्रो टी कर रहा था, पर अब ज्यादा फायदेमंद क्या हो गई है, कॉफी। ज्यादा फायदेमंद क्या हो गया है, कॉफी। टू द फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल देन द गुड्स इन क्वेश्चन, यानी कि टी। व्हेन अ सेलर कैन गेट हायर प्राइसेस फॉर अ गुड, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इट बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल। तो वो बना के बेचना ज्यादा फायदेमंद है। Producers will allocate more resources towards its production even by drawing resources from other goods they produce। तो मतलब उसके लिए उनको चाय का प्रोडक्शन कम करना पड़े तो भी वो कम करेंगे, और जो पैसे वो चाय के ग्रोथ के लिए लगाते थे वो पैसे वो प्रोडक्शन ऑफ कॉफी के लिए लगाएंगे। सर समझ आ गया। यहां वही एग्जांपल व्हीट और इसको लेकर दिया गया है, राइस को लेकर, या व्हीट और सोयाबीन्स को लेकर, जो मैंने कॉफी का बताया। प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? बच्चे, आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको मटेरियल का दरकार पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो इनपुट्स है जो प्रोडक्शन में आपका हेल्प करने वाले हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इनपुट्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे लैंड, जमीन, लेबर यानी कि वर्क, फिजिकल और मेंटल एफर्ट ऑफ पीपल, कैपिटल, मशीनरी या रॉ मटेरियल जैसे बीज, ये सब चीज का दरकार पड़ता है। अब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? कॉस्ट बढ़ रहा है। अब स्टूडेंट्स मुझे एक सिंपल सा बात बताइए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कॉस्ट का। रॉ मटेरियल भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब अगर बच्चे रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, मुझे ईमानदारी से बताइए, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है कि घट रहा है? कॉमन सेंस है कि अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट घट रहा है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगा? घट जाएगा। तो यहां कैसा रिलेशन देखने को मिला? इनवर्स। इनवर्स, यहां इनवर्स रिलेशन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो सप्लाई घटा। इनवर्स को नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इनवर्स को नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो उस दौरान दूसरा घट रहा है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लास नेक्स्ट क्या बताइए? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज अगर बच्चे आप लोग समझिएगा बात को, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का बात करें, सिंपल रूल है। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मुझे एक बात बताइए, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सप्लाई सेम रहेगा कि बढ़ेगा? बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सप्लाई बढ़ेगा। और अगर कोई बिजनेस चिपका हुआ है ओल्ड एंड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पर, कोई बिजनेस अगर ओल्ड एंड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पर चिपका हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बात खत्म, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बात खत्म हो गया। बराबर बात है? राइट सर, बातचीत डन है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी सर, तो क्या इसमें ये बातें कवर हो गई? हाँ बिल्कुल कवर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर दो तरीके का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, शांति से सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, जीपी बोले तो गवर्नमेंट पॉलिसी। इसके अंदर बच्चे मैं आपसे दो बातें करने वाला हूं। आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस, एस सब्सिडीज। आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस, एस बोले तो सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अब शांति से समझिए बात को। अगर सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी बढ़ा दिया, अगर सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी बढ़ा दिया, मुझे कॉमन सेंस से बताइए, अगर जीएसटी बढ़ा दिया, अगर जीएसटी बढ़ा दिया, अगर जीएसटी बढ़ा दिया, प्राइस सेम है, प्रोडक्ट का प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, पर सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी बढ़ा दिया, तो सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि सर जीएसटी का बढ़ना मतलब एक तरह से कॉस्ट का बढ़ना। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी तो ये हुआ था, कॉस्ट बढ़ गया तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, तो सप्लाई कम हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी बढ़ गया, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा तो प्राइस बढ़ा दीजिए। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? अगर एक फैक्टर को स्टडी करते हैं तो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट माना करते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो सब्सिडी, सॉरी सप्लाई घटेगा, क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा।
समझ आया? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स एक तरह से कॉस्ट का बोझ है प्रोडक्ट के ऊपर। पर अब आइए, तो मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और सप्लाई के बीच में मैं लिख सकता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में कैसा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। पर बच्चे पर बच्चे, अब आप मुझसे सब्सिडीज का बातचीत करिए। आप मुझसे किसका बातचीत करिए? सब्सिडीज का बातचीत करिए। अगर मैं आपको सब्सिडीज समझाऊं, मुझे सच सच बताना क्या हो रहा है सब्सिडीज में। अगर आपने किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडी बढ़ा दिया, सोचिए ना, थोड़ा सोचिए। अगर आपने किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडी अगर आपने किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडी बढ़ा दिया, बच्चे, अगर आपने किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडी बढ़ा दिया, आपने मतलब सरकार ने, आपने मतलब गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडी बढ़ा दिया, इसका मतलब समझता है क्या? मतलब गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा है ना, उसका कुछ हिस्सा खुद बियर कर रही है। तो एज अ प्रोड्यूसर आपको मजा आ रहा है कि खराब लग रहा है? मजा आ रहा है। आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका कॉस्ट सरकार ने घटा दिया, क्योंकि सरकार ने खुद आपका कॉस्ट बियर कर लिया। तब क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा? बढ़ेगा। तो सब्सिडी और सप्लाई डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप एक ही बात होता है। डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप एक ही बात होता है। नेचर ऑफ कंपटीशन, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, मजा आ जाएगा। बाबू, ये नेचर ऑफ कंपटीशन वाला पॉइंट आखिरकार बोलता क्या है? आज अगर मार्केट में बहुत कंपटीशन है, ओ भाई, आज अगर मार्केट में बहुत कंपटीशन है, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, मुझे सिंपल से बताइए, कंपटीशन अगर ज्यादा है, सिंपल में बताइए, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो सप्लाई कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। अगर मोनोपोली है, मोनोपोली मतलब जब एक सिंगल सेलर बेचता है, यहां लिखा है ना मोनोपोलाइज्ड कंडीशन, मोनोपोलाइज्ड मतलब जहां सिंगल सेलर हो। अब अगर बच्चे मार्केट में सिंगल सेलर है, तब तो वो जितना सप्लाई कर रहा है उतना ही सप्लाई है। पर अगर कॉम्पिटिटिव कंडीशन है, मतलब एक सेलर है कि बहुत बहुत, तो सप्लाई भी बेसी। तो मोर द सेलर्स, I mean more the competition, and if more the competition, then I mean more supply. अग्रीड है? राइट सर, बातचीत अग्रीड है। नेक्स्ट क्या है सर? एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग व्हाट क्लास? एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। अब मैं आपको समझाता हूं एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या सर। एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, अभी आप लोगों को मैं समझा देता हूं, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। आपको लगता है फ्यूचर में कोई कमोडिटी महंगी होने वाली है, याद करो मेरे उस बैग वाले सप्लायर को लग रहा था। तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो प्रेजेंट में सप्लाई आप क्या कर दोगे? घटा देंगे, क्योंकि आपको तो मजा तब आएगा जब हायर प्राइस पे फ्यूचर में बेचेंगे। हम आज क्यों बेचना चाहेंगे लोअर प्राइस पर? और नंबर ऑफ सेलर्स में क्या ही बोलूं, ज्यादा सेलर्स ज्यादा सप्लाई, कम सेलर्स कम सप्लाई, मतलब इसमें तो कुछ पढ़ाने वाला बात भी नहीं लग रहा है। हाँ, इसमें अदर फैक्टर्स में लिखा है स्टूडेंट्स, जैसे वॉर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, वेदर हो गया, लेबर स्ट्राइक, कम्युनल राइट हो गया, तब सप्लाई अफेक्ट हो जाता है। इसका तो एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूं। यूएसए और ईरान का वॉर चल रहा है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री के, वो बार बार आते हैं, बोलते हैं मित्रों ट्रैवल करो तो पब्लिक कन्वेंस से ट्रैवल करो। तुम्हारी पर्सनल गाड़ी है तो अभी फिलहाल के लिए पर्सनल गाड़ी यूज नहीं करो। क्यों? क्योंकि अभी ऑयल का सप्लाई कम है, ऑयल का प्राइस ज्यादा है।
प्रेजेंट फैक्टर, इसमें क्या हो गया, वॉर हो गया ना। तो वही हम आपको बता रहे हैं। मैं अगर पेपर सेटर हूं सी इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो मैं ये क्वेश्चन दे दूंगा कि ड्यू टू ईरान ये वॉर देयर हैज बीन अ सप्लाई शॉक, विच फैक्टर ऑफ सप्लाई कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस, और फिर ऑप्शन दे दिया। तो नाम में ही वॉर है, तो वॉर। क्लियर है कि नहीं? फिर से बोल रहा हूं, इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि अपने रट से रट के जीत जाएंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। ऑफ कोर्स कुछ कुछ जगह जहां इकोनॉमिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है वहां याद रखना पड़ता है, अदरवाइज समझिए चीजों को। चलिए हटाइए, खत्म हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, सप्लाई का डेफिनेशन खत्म हो गया। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलना चाहता है, आइए पढ़ते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ ये बोलता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, तो उस कमोडिटी का क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा। एंड अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कमेगा, तो उसी कमोडिटी का क्वांटिटी सप्लाइड भी घटेगा। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जी हां, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बराबर है सर, बातचीत तो बराबर है। अच्छा याद रखिएगा, इसका मतलब जब आप लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हो, प्राइस को छोड़कर बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट है। प्राइस कैसे कांस्टेंट होगा, नहीं पॉसिबल है। और लॉ ऑफ सप्लाई हमें कैसा सप्लाई कर्व देता है, अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा बोलो, अपवर्ड स्लोपिंग। अच्छा अपवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप्ड भी बोलते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप भी बोलते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग या पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व, दोनों नामों से इन्हें बुलाया जाता है। अपवर्ड स्लोपिंग या पॉजिटिव स्लोप्ड सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग या पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व। बराबर। स्टूडेंट्स अब दो कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, मूवमेंट्स एंड शिफ्ट, मूवमेंट एंड शिफ्ट। शांति से समझिएगा, बहुत आसान बात है बच्चे, एकदम शांति से सुनिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा। एक वर्ड है मूवमेंट और एक वर्ड है शिफ्ट। सर तो जो आप स्किप करा रहे हो वो रेलिवेंट नहीं है, हाँ नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना ही जरूरी है। एक बार रीड कर लेना बुक को, बट जो जरूरत है वो पता लग रहा है, उसके बाहर से नहीं आएगा। देखो, अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ता है तो कमोडिटी का क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस घटता है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा, घटेगा। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो जब जब खुद के प्राइस की वजह से सप्लाई में बदलाव आए तब उसे मूवमेंट कहते हैं। क्या बोला मैं, जब खुद के प्राइस की वजह से सप्लाई में बदलाव आए तब उसे मूवमेंट कहते हैं, तब उसे मूवमेंट कहते हैं। पर अब मान लो एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया इसलिए सप्लाई कम हो गया, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो सप्लाई बढ़ गया, या मान लो गवर्नमेंट ने और सब्सिडी दे दी इसलिए सप्लाई बढ़ गया। मतलब किसी भी और फैक्टर की वजह से सप्लाई में बदलाव आए, नॉट बिकॉज ऑफ ओन प्राइस, तब उसे शिफ्ट कहा जाता है। मूवमेंट के लिए एक और वर्ड है, आपको मैं बता दूं, मूवमेंट को प्यार से चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोला जाता है। मूवमेंट को क्लास प्यार से चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोला जाता है, और क्लास शिफ्ट को प्यार से चेंज इन सप्लाई बोला जाता है, चेंज इन सप्लाई बोला जाता है। तो वहां था वर्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, शिफ्ट में वर्ड है चेंज इन सप्लाई।
movement equals to change in quantity supplied, shift is just equal to change in supply. बराबर बात है। चलो आइए अब एक और चीज एक्सप्लेन करता हूं। ये सब तो डन हो गया, ये सब तो डन हो गया। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मूवमेंट एंड शिफ्ट इज चेंज इन सप्लाई। अब एक चीज समझना, ये देखो ये सप्लाई कर्व है, इधर क्या दिखाया जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, मतलब जब प्राइस 10 था तब सप्लाई 10 था, जब प्राइस 30 हो गया, सॉरी हाँ, जब प्राइस 30 हो गया तो सप्लाई 30 हो गया, प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गया। प्राइस की वजह से हुआ है, मूवमेंट होगा, और सप्लाई बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है तो एक्सपेंशन। तो लिख लो एक्सपेंशन में देयर इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। एक्सपेंशन में देयर इज इक्वल टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। Expansion equals to upward movement along the supply curve. ठीक, और अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मूवमेंट के दो टाइप्स हुए, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस घटता है तो सप्लाई घटता है। कॉन्ट्रैक्शन इक्वल्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। कॉन्ट्रैक्शन इक्वल्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। बराबर बात है, बराबर बात है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बोलिए, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलिए, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से। ओन प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, भूल गए आप लोग, मूवमेंट होता था ओन प्राइस से, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। शिफ्ट होता है अदर फैक्टर से, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। अब बच्चे ये देखो, ये सप्लाई कर्व है, अगर सप्लाई बढ़ गया, डायग्राम तो प्राइस और क्वांटिटी का ही है, सप्लाई बढ़ गया तो राइटवर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। याद रखना इंक्रीज वर्ड तभी यूज होगा जब सप्लाई बढ़ता है ड्यू टू सम अदर फैक्टर, नॉट ओन प्राइस। खुद के प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ा हो तो उसे शिफ्ट नहीं एक्सपेंशन कहा जाता है। अच्छा, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन दोनों सही है, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन दोनों सही है। अच्छा, और अगर सप्लाई कम हो रहा है कोई और फैक्टर की वजह से, जैसे टैक्स बढ़ गया, सब्सिडी कम हो गया, तो सप्लाई डिक्रीज होगा एंड देयर विल बी व्हाट शिफ्ट, देयर विल बी व्हाट शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या बात समझ में आई, राइट सर। सो इंक्रीज इन सप्लाई इक्वल्स टू राइटवर्ड शिफ्ट, increase in supply is equals to rightward shift, decrease in supply is equals to, जी हाँ बिल्कुल ठीक है आप लोग, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब मैं आप लोग को क्या बोलना चाह रहा हूं, क्लास हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपको याद होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते समय कितना सारा मेथड्स था, डिमांड में बहुत सारा मेथड्स था, सप्लाई में उतना तामझाम नहीं है। सप्लाई में हम लोग सिर्फ परसेंटेज मेथड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं,
परसेंटेज मेथड। ये क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? क्या है सर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? स्टूडेंट्स मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस को 1% से आपने बढ़ाया, ठीक, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसकी वजह से सप्लाई जो बढ़ा वो 6% बढ़ा। तो सप्लाई कितने टाइम्स बढ़ा? 6 गुना। कितने टाइम्स बढ़ा? देख लो, 6 गुना टाइम्स, 6 टाइम्स। फिर से देता हूं, मान लीजिए प्राइस जो बदला वो 5% से बढ़ा, तो जब प्राइस 5% से बढ़ा तब सप्लाई जो है ना, सप्लाई 20% से बढ़ा। तो सप्लाई कितने टाइम्स बढ़ा? 4 टाइम्स। बस यही इलास्टिसिटी है। इसी को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं कि प्राइस के बदलने की वजह से सप्लाई कितना तेजी से बदल रहा है, कितना टाइम्स बदल रहा है। दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो यहां पर लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। क्या है बोलो? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। क्या लिखा है देखो, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। सर ये कैलकुलेट कैसे होता है सर? इधर देख लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर चीजें इसके टर्म्स में, प्राइस के टर्म्स में लिखी हुई है तब तो ये एकदम सही है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, राइट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिए, अगर चीजें मेंशन्ड है, इफ थिंग्स आर मेंशन्ड, पे अटेंशन, इफ थिंग्स आर मेंशन्ड, कि भाई दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये दोनों एक ही बातें हैं, ये दोनों एक ही बातें हैं, ये कोई दो अलग अलग बातें नहीं चल रही है। यहां पर नोट कर लेंगे सर एक बारी फटाक से, प्रैक्टिस के लिए फटाफट नोट कर लेंगे। बराबर बात है, बराबर बात है। सो चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब इधर देखिए, चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस क्या होता है बोलो? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। बराबर बात है सर, बातचीत बराबर है। अब स्टूडेंट्स लेट्स सी अ सम। इधर देखिए, सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 2000 टू 2100। सो बच्चे, चेंज इन प्राइस कितना हो गया? 100। अच्छा, और ओरिजिनल प्राइस क्या था बताओ? 2000। Consequently, quantity supplied rises from 2500 to 3000. So बच्चे, चेंज इन क्वांटिटी क्या है बताओ? 500। क्लास ओरिजिनल क्वांटिटी क्या था? 2500। अब अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का बात करें, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, अब समझना बात को क्लास, चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 500 बाय चेंज इन प्राइस कितना है? 100। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 2000। ओरिजिनल मतलब पहले वाला, और ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? 2500। हाँ ना बोलना पड़ेगा सर अगर ये बातें क्लियर है। ये जस्ट अ मिनट, ये हो गया क्लास आपका, होल्ड ऑन, ये हो गया आपका क्लास 5 टाइम्स 5, 2020 गया 5,
5 और 5 4। तो स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 4। एग्जाम में तो आपको खाली कैलकुलेशन सही पता होना चाहिए, यस और नो यार। सर बात समझ में आता है, एग्जाम में तो हम लोगों का कैलकुलेशन सही होना चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू 4, गेम ओवर। अग्रीड है भैया, अग्रीड है। अब मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। आर वी रेडी? यस सर, वी आर रेडी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बच्चे सुनिएगा आप लोग, सबसे पहला टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? बोलो, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। क्या है? बोलो, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है सर? प्राइस बदल जाएगा तो भी सप्लाई नहीं बदलेगा। पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, प्राइस बदल भी जाए, कितना भी बदल जाए, सप्लाई नहीं बदलेगा। सर ये थोड़ी पॉसिबल है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, एक पेंटिंग है मोनालिसा पेंटिंग, ठीक है ना, वन ऑफ अ काइंड। मोनालिसा पेंटिंग वन ऑफ अ काइंड है। तो अब जो भी ओरिजिनल पेंटर उसको पेंट किया होगा, क्या सेम पेंटिंग दोबारा बन सकेगा? कितना ही प्राइस बढ़ जाए, डुप्लीकेट हो सकता है। ओरिजिनल तो एक ही है, प्राइस कितना ही बदल जाए, सप्लाई बदलने वाला नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कि प्राइस कितना ही बदल जाए, सप्लाई रिमेन्स द सेम। याद रखिए, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में एक वर्टिकल कर्व आपको मिलता है। वर्टिकल क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट है। और परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है सर? जीरो। ये किस केस में देखा जाता है? रेयर कमोडिटीज के केस में देखा जाता है। किसके केस में देखा जाता है? रेयर कमोडिटीज के केस में देखा जाता है कि इस तरीके का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। इट इज सीन इन द केस ऑफ रेयर कमोडिटीज क्लास। सर बातचीत डन है, सर बातचीत डन है। तो अब यहां पर जो है ये हो गया वर्टिकल कर्व। ये क्या हो गया बोलो? वर्टिकल कर्व। आगे नेक्स्ट क्या बोलो? रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक का क्या मतलब होता है? इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई ये क्या होता है सर? कि यहां प्राइस बदलने से सप्लाई बदलेगा, पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। मतलब उदाहरण, प्राइस 10% से बढ़ा पर सप्लाई सिर्फ 5% से ही बढ़ा, तो हमेशा प्राइस ज्यादा तेजी से बदल रहा होगा। यहां हमेशा प्राइस ज्यादा तेजी से बदल रहा होगा, इसलिए जो इसकी इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी क्लास, वो हर बारी 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी। इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हमेशा कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी। सर वी हैव अंडरस्टूड दिस। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, दैट इज ओके। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, दैट इज ओके। पर ये कहीं ना कहीं 0 से 1 के बीच में कहानी रह जाएगी। अंडरस्टूड है? और इसको ना ऐसा शेप को बोलते हैं स्टीप कर्व। क्या बोलते हैं बोलो? स्टीप कर्व या नैरो कर्व। तो एग्जाम में आ सकता है स्टीप या नैरो कर्व कब देखने को मिलता है, तो तुम्हें पता हो रिलेटिवली लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक सप्लाई में। समझ आ रहा है बातचीत? सर समझ आता है हमें बात। अच्छा बाय द वे, एक और बात बोलना भूल गया। रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई को ऐसा लगता है कि ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। लिख लेना, अपीयर्स टू कट एक्स एक्सिस। अपीयर्स टू कट एक्स एक्सिस, ऐसा लगता है एज इफ ये एक्स एक्सिस को काट रहा है। अपीयर्स टू कट एक्स एक्सिस। अगर रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई का बात करें, दिस अपीयर्स टू कट वाई एक्सिस। ये काटता है ऐसा एज इफ ये किसको काट रहा है?
वाई एक्सिस को काट रहा है। ये काट रहा है, ऐसे काट रहा है एज इफ किसको काट रहा है, वाई एक्सिस को। ये देखिए ऐसा, ठीक है ना। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई मतलब समझते हो, मतलब मानो बच्चे प्राइस जो है वो 10% से बदला, पर इस बार ज्यादा जोश में सप्लाई है, तो सप्लाई बदल गया 50% से। एग्जाम्पल, कुछ भी 10 से कुछ भी ज्यादा, तो यहां पे जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। 1 से इंफिनिटी के बीच में कहीं है बच्चे, 1 से इंफिनिटी के बीच में कहीं है। वन से इंफिनिटी के बीच में कहीं है। सर डन है, अंडरस्टूड है सर। नेक्स्ट क्या बोलो, यूनिटरी इलास्टिक। बच्चे यूनिट का मतलब 1 होता है, यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू 1 होगा। मतलब अगर प्राइस, एग्जांपल दे रहा हूं, 10% से बदला है, तो सप्लाई भी 10% से बदला है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। जितने से प्राइस बदला है सप्लाई भी उतने से ही बदला है। इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। इट पासेस थ्रू व्हाट, ओरिजिन। ये कहां से ट्रेवल करता है, ओरिजिन से ट्रेवल करता है। ये कहां से ट्रेवल करता है क्लास, ओरिजिन से ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। आज अगर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, इसका मतलब यहां पर सप्लाई बदलता है पर प्राइस नहीं बदलता, प्राइस नहीं बदलता और क्वांटिटी चेंज होता है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, अरे भाई मान लो एप्पल 10 रुपया केजी मिल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एप्पल मान लो 10 रुपया केजी मिलता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पर इस बार सीजन में ग्रो कर अच्छा किया एप्पल, क्योंकि क्लाइमेट अच्छा था, तो प्राइस तो सेम रहा, पर एप्पल का सप्लाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि क्लाइमेट अच्छा रहा। तो प्राइस वॉज सेम पर सप्लाई बढ़ते चला गया, तो वी गेट अ हॉरिजॉन्टल कर्व। सर वी गेट अ व्हाट कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वी गेट अ हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इंफिनिटी होता है। कितना होता है, इंफिनिटी होता है। यहां इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इंफिनिटी होता है। स्टूडेंट्स, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पॉइंट इलास्टिसिटी इज डीपी बाई डी क्यू। डी मतलब डेरिवेटिव होता है, डी मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, ठीक है ना। डीपी बाई, एक्चुअली यहां पर जो है ना उल्टा होता है, उल्टा हो जाता है। आप लिखिएगा डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू, डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। समझ आया, डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं करवाऊंगा, ये पी वाई क्यू क्वेश्चन है, पता आपको, प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आया हुआ है। चलो मैं सॉल्व करवाता हूं। इधर देखो क्या लिखा है, एकदम कायदे से देखना। सप्लाई फंक्शन इज गिवन बाय दिस, मतलब एक सप्लाई का इक्वेशन दे दिया, मतलब सप्लाई का एक इक्वेशन दे दिया। अब क्या पूछा आपसे, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज 15, व्हेन प्राइस इज 15। तो बच्चे यहाँ पे प्राइस की जगह 15 डाल के क्वांटिटी आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। प्राइस की जगह 15 डाल के क्वांटिटी आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। तो -100 प्लस 10 इंटू प्राइस कितना है 15, तो -100 प्लस 150, यानी कि क्वांटिटी कितना आ गया बताओ, 50। तो बच्चे जब प्राइस 15 है तो क्वांटिटी 50 है।
जब प्राइस 15 रुपये है तब क्वांटिटी 50 है। जब प्राइस 15 रुपये है तब क्वांटिटी 50 है। अब रुको, अब रुको, लेट मी टीच यू समथिंग। एक तरीका बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। इधर देखिए, dq बाई dp निकालना है। q क्या है? -100 प्लस 10p। अगर आप लोग को डेरिवेटिव आता है, डिफरेंशिएशन आता है, बहुत अच्छा। नहीं आता तो भी अच्छा। सुनो कैसे निकालते हैं। q इक्वल्स टू है, कौन सा वैल्यू प्राइस के साथ अटैच्ड है? 10। जो प्राइस के साथ अटैच्ड है वही है dq बाई dp। और डेरिवेटिव करोगे तो भी dq बाई dp कितना आएगा? 10 ही आएगा। इसको पूरा डिफरेंशिएट करो, 10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि -100 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। प्राइस कांस्टेंट और मतलब 10 कांस्टेंट है, डी बाई डीपी ऑफ डीपी क्या होगा? 1। और अगर नहीं समझ आता है तो आपको बोला ना मैं क्या, p के साथ जो अटैच्ड है वो आपका dq बाई dp आ गया। अब इधर देखो, dq बाई dp भी आ गया। कितना आ गया बोलो? 10। अब स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूं जो भी है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अब देखो कैलकुलेशन, dq बाई dp कितना आया था हमारा? 10 इंटू p ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 15। भाई ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? 50। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3 आ गया, 3 आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3 आ गया। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आया हुआ है तो फिर आ सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू dq बाई dp इंटू p बाई q, dq बाई dp इंटू p बाई q। ठीक है, जिसको डेरिवेटिव आता है गुड, जिसको नहीं आता है क्या बोला मैं? जो प्राइस के साथ अटैच्ड है। अंडरस्टूड है सर? अंडरस्टूड है। फिर क्या फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का? पॉइंट हो गया, परसेंटेज हो गया। अब कौन सा है? आर के इलास्टिसिटी। आर के इलास्टिसिटी में कुछ खास नहीं है। इधर देखो, पहले मेरे को ये बताओ, आप परसेंटेज मेथड में एक फॉर्मूला पढ़े थे, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी था। आर के इलास्टिसिटी में बस न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी ऐड करना होता है, बन गया फॉर्मूला। तो आर के इलास्टिसिटी क्या बहुत तगड़ा कुछ है क्या? नहीं, खाली P1 बाई Q1 की जगह P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2 है, बस गेम ओवर। ये मैंने डिमांड में भी पढ़ा रखा है हालांकि, तो इट शुड बी इजियर टू रिमेंबर। आइए बात करते हैं आप लोग के साथ। इधर देखिए, प्राइस 12 है, अब प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 15। जब प्राइस 12 था तब क्वांटिटी कितना था? 20। तो जब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी भी बढ़ गया। तो अब आप देखिए, चेंज इन क्वांटिटी यानी 20 से 50 यानी कि 30, चेंज इन प्राइस कितने से? 3। सम ऑफ प्राइसेस कितना है? 27। सम ऑफ क्वांटिटीज कितना है? 70। कितना है? 70। तो ये हो गया 3 10 10 7, 27 बाई 7। अब वो 27 बाई 7 जो भी आता हो, 3.85 जो भी, वो आंसर है। बात समझे कि नहीं समझे यार, ये बताइए। सर समझ आ गया। ऑल गुड एवरीवन। अब हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है सिंपली फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, नॉट फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सॉरी सॉरी सॉरी, नो 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 नो, नॉट फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। इधर ध्यान दीजिए, if increase in production causes substantial increase in costs, producer will have less incentive to increase supply in response to increase in price and therefore price elasticity of supply would be less। क्या लिखा हुआ है यहां पर समझना। अगर हम प्रोडक्शन किए, प्रोडक्शन से मेरा कॉस्ट बहुत जोर से बढ़ गया, तो क्या मेरा सप्लाई करने का मन करेगा?
नहीं, तो इलास्टिसिटी क्या होगा? लेस। सप्लाई इलास्टिसिटी वुड बी लेस। क्यों? क्योंकि मेरा कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, तो हम अपना सप्लाई को बहुत ज्यादा बदलना नहीं चाहेंगे। समझ गए? अच्छा, आगे ये बात याद रखिएगा, सप्लाई ऑफ एयरक्राफ्ट एंड क्रूज शिप्स इज लेस इलास्टिक कंपेयर टू सप्लाई ऑफ मोटर बाइक्स, कंपेयर टू सप्लाई ऑफ मोटर बाइक्स। अब क्यों? समझो बात को। क्योंकि एयरक्राफ्ट और क्रूज शिप्स कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस है। जिस चीज का कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस होगा या जिसमें ज्यादा टाइम लगता होगा, उसमें इलास्टिसिटी क्या होगा? कम होगा। उसमें इलास्टिसिटी क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि आप चाह के भी बहुत ज्यादा सप्लाई बदल नहीं सकते, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बनाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। इंडिया सबमरीन्स बनाता है तो भैया एक एक सबमरीन 6 महीना, साल भर, 2 साल लग जाता है। तो आप क्या बात कर रहे हो? लेकिन मोटर बाइक्स में उतना कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मोटर बाइक का इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। अगर प्राइस बढ़ गया तो आप ज्यादा मोटर बाइक्स बना सकते हो, पर अगर क्रूज शिप का प्राइस बढ़ गया तो आप बहुत ज्यादा क्रूज शिप्स बना नहीं पाओगे, क्योंकि इट इज कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। समझ आया? आगे, सप्लाई एडजस्ट करने के लिए आपको कितना समय मिला है? अगर आपको कोई ज्यादा समय दे तो आप सप्लाई लंबे समय में बढ़ा भी सकोगे, घटा भी सकोगे। तो लॉन्गर द पीरियड ग्रेटर द इलास्टिसिटी, क्योंकि आप लंबे समय में अपना सप्लाई अपने हिसाब से बढ़ा या कमा सकोगे, पर शॉर्ट रन में ऐसा मुमकिन नहीं है। सर बात समझ आता है? आगे, अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स है, क्लास क्या बोला मैं? बोलो, अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स है तो सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। क्यों सर? नहीं समझा। अरे भाई अगर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है, अरे भाई अगर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, तो सप्लाई भी ज्यादा बदलेगा, ज्यादा बढ़ेगा, घटेगा, तो सप्लाई भी ज्यादा इलास्टिक होगा। इलास्टिक तब बोलते हैं जब सप्लाई बहुत ज्यादा बदल सकता है, ज्यादा प्रोड्यूसर होने से सप्लाई ज्यादा बदल सकता है। अच्छा, इफ फर्म्स आर नॉट वर्किंग टू फुल कैपेसिटी सप्लाई विल बी इलास्टिक। नहीं समझे? अब एक बात बताओ, अगर कोई फर्म के पास 100 यूनिट्स बनाने का जगह है और वो 100 बना रहा है, तो वो चाह के भी और बना पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर है। तो जो फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर है उसके लिए सप्लाई इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है? उसके लिए सप्लाई इन इलास्टिक है। उसके लिए सप्लाई इन इलास्टिक है। उसके लिए सप्लाई इन इलास्टिक है। पर अब एक बात का जवाब दो, पर अब एक बात का जवाब दो क्लास, क्लास 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 एक बात का जवाब दो। अगर आप अपने हिसाब से, अगर आप अपने हिसाब से सप्लाई को बढ़ा या घटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप 40 यूनिट ही बना रहे हो, 100 का जगह है, तो आप बढ़ा सकते हो कि नहीं? हाँ। तो अगर फुल कैपेसिटी पर नहीं हो तो बढ़ा सकते हो, तो सप्लाई इलास्टिक है। अगर फुल कैपेसिटी पे नहीं हो, अगर फुल कैपेसिटी पे हो तो सप्लाई बढ़ा नहीं सकोगे, तो क्या होगा? इन इलास्टिक। यही लिखा है, सप्लाई विल बी इलास्टिक इफ द फर्म्स आर नॉट वर्किंग टू फुल कैपेसिटी। क्योंकि अगर फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, इलास्टिक सप्लाई मतलब हम सप्लाई को और बढ़ा सकेंगे अगर स्पेयर प्रोडक्शन अवेलेबल है। क्लियर है ना? और जितना ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा, उतना ज्यादा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। अब नेक्स्ट, अगर की रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स इजीली अवेलेबल है तो आप जैसे चाहे सप्लाई बढ़ा सकते हो, तो सप्लाई विल बी इलास्टिक। पर अगर ऐसा इनपुट है या ऐसा रॉ मटेरियल है जो इजीली नहीं मिल रहा, तो मन से निकल रहा है, जोर से मन से निकला, इन इलास्टिक होगा। सही निकला मन से। नेक्स्ट, अगर एडिक्वेट रॉ मटेरियल्स है तो हम जब चाहे सप्लाई बढ़ा सकते हैं, सप्लाई क्या होगा?
इलास्टिक, और अगर हम मन चाहे नहीं बदल सकते तो सप्लाई क्या होगा, इन। ट्रिक सीख गया तुम लोग। सर आप ये सब बेकार है, ये सारे पॉइंट्स सेम अलग अलग नहीं, एक ही है, खाली एक ही बात है, मन से बढ़ा सक रहे हैं या घटा सक रहे हैं तो इलास्टिक, नहीं घटा सक रहे तो इन इलास्टिक। तो यही तो हार्ट एंड सोल है इलास्टिसिटी का। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, मान लो मैं एक मशीन लेकर आया, अब उस मशीन को मैं इजीली एक यूज से दूसरे यूज में शिफ्ट कर सकता हूं, तो सप्लाई इलास्टिक होगा। पर अगर मैं इजीली शिफ्ट नहीं कर सकता तो मेरे को वही सामान बनाते रहना पड़ेगा जीवन भर, तब सप्लाई इन इलास्टिक होगा। सर यार समझ गया, सर यार समझ गया। नेक्स्ट, इफ बोथ कैपिटल एंड लेबर आर ऑक्यूपेशनली मोबाइल, मतलब कैपिटल मशीन और लेबर दोनों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, तो सप्लाई इलास्टिसिटी विल बी हाई, क्योंकि हम जैसे चाहे जहां चाहे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। पर अगर लेबर या कैपिटल इमोबाइल है, वो वहीं का वहीं रहेगा। टाटा, टाटा अगर चाहता है कि कलकत्ता से कुछ स्टाफ को मुंबई शिफ्ट कर दे और स्टाफ भी रेडी आराम से मूव करने के लिए, तो जब चाहे कलकत्ता का सप्लाई बढ़ सकता है, जब चाहे मुंबई का सप्लाई बढ़ सकता है। पर अगर नहीं, लेबर बोलेगा हम तो कलकत्ता में ही रहेंगे, तब मुंबई का सप्लाई नहीं बढ़ सकेगा, तब इनइलास्टिक सप्लाई। समझ आ गया स्टूडेंट्स? टू एंड थिंग्स, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिसाइड होता है स्टूडेंट? जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है। स्टॉक मार्केट में होता है ना कि रिलायंस का शेयर तुम 5,000 पे खरीदने को तैयार हो और वो 5,000 पे बेचने को तैयार है, तो फिर वही प्राइस पे सौदा होगा। मतलब जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई मैच हो जाए उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। उसको क्या बोलते हैं बोलो? इक्विलिब्रियम प्राइस। जहां पर प्राइस और क्वांटिटी, जहां प्राइस और क्वांटिटी मैच कर जाए, जहां प्राइस और क्वांटिटी मैच कर जाए उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बोलो ना? इक्विलिब्रियम, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। एकदम रिलैक्स्ड। स्टूडेंट्स अब एक चीज है, याद करो, मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय कंज्यूमर सरप्लस बताया था। अब मैं क्या बताने वाला हूं? प्रोड्यूसर सरप्लस। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। ये याद रखिएगा, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई इज अ, क्योंकि क्योंकि मैंने बताया ना पर यूनिट ऑफ टाइम एक्सप्रेस होता है, लिख लीजिएगा सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट कहीं भी, सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। खैर, सो व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ, प्रोड्यूसर सरप्लस। स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं कैलकुलेटर का सप्लायर हूं, मैं कैलकुलेटर सप्लाई करता हूं। मैं कैलकुलेटर बेचने को रेडी था 50 रुपए में, रेडी था 50 में, पर मैं बेच पाया 200 रुपए में। तो जितना में मैं रेडी था उससे ज्यादा में बेच दिया, तो जो एक्स्ट्रा एंजॉय किया उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। हमेशा प्रोड्यूसर सरप्लस याद रखिएगा। इधर ध्यान दीजिए, जो प्राइस आप चार्ज किया और जो सप्लाई कर्व है आपका उनके बीच में होगा, जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये शेडेड एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस है। और डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस एक्सिस के ऊपर जो प्राइस चार्ज हो रहा है ना मार्केट में, उसके ऊपर का जो एरिया उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। आप एक पानी का बोतल 50 रुपए में खरीदने को रेडी थे, आप कंज्यूमर हो, पर दुकानदार आपसे 30 ही चार्ज किया, इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। पढ़ाया हुआ है यूनिट 2। तो प्रोड्यूसर सरप्लस नीचे और कंज्यूमर सरप्लस ऊपर है। खत्म, खत्म। चलिए आइए कुछ एमसीक्यूज कर लें एंड वी कैन फाइनली क्लोज दिस चैप्टर 2 व्हिच वाज अ ह्यूज चैप्टर। क्या चैप्टर 2 में काफी क्लासेस हमारे लगे हैं, 5 क्लासेस अभी तक हो चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूनिट 1 में 3 और यूनिट 2 में 2। यूनिट 1 और 2 में इतना मेहनत किए थे, 5 क्लास लगाए थे, इसलिए यूनिट 3 में इतना टाइम नहीं लगा। चलो आ जाओ। ये सब करवाया हुआ है तो ऐसा मत सोचिएगा सर ये आप स्किप कैसे कर सकता है, सब करवाया हुआ है अगर आपको याद है तो।
मैं स्ट्रेट अवे इंटरेस्टेड हूं सप्लाई में जाने में। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 71 में आइए क्लास, इधर ध्यान दीजिएगा एवरीवन। द क्वांटिटी, क्लास इधर ध्यान, 71 लिख लीजिएगा, है ना, 71 लिख लीजिएगा एवरीबॉडी। देखिए अब क्या है यहां पर, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड और अ सर्विस, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड और अ सर्विस is the amount that is actually bought during a given time period that producer wishes they could sell, that the producers plan to sell during a given time period at a given price, या people are willing to buy। कौन सा सही लग रहा है? सी तो बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 72 पर चलिए। सप्लाई इज द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद द सेलर, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड। क्या बोल रहा है? सप्लाई इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ अ गुड। ठीक है, विलिंगनेस टू प्रोड्यूस अ गुड इफ द टेक्नोलॉजी बिकम्स अवेलेबल। सब कुछ ये है। बेस्ट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन 73 पर चलते हैं, लेट्स गो। हाँ, इन द बुक मार्केट सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कोई एक ऐसा पॉइंट है कि अगर वो हुआ तो बुक का सप्लाई डिक्रीज नहीं होगा। इन द बुक सप्लाई ऑफ बुक विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स। इन अ बुक मार्केट सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एक्सेप्ट। क्या लगता है इसमें? ये लोग बोल रहे हैं कि हर एक रीजन की वजह से सप्लाई ऑफ बुक्स डिक्रीज होगा। चलिए आइए देखते हैं। अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स, पब्लिशर्स कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगा। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक ही है। कुछ गलत है क्या इसमें? नहीं सर, ठीक है। अब इधर देखिए, अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ बुक, इस पर एक बार स्टार मारा हूं, गोल मारा हूं, रुक जाइए। इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ बुक, अगर सेलर को लग रहा है कि फ्यूचर में बुक का प्राइस बढ़ेगा तो वो आज का सप्लाई डिक्रीज कर देगा, तो ये भी ठीक है, मतलब सही है, इट विल डिक्रीज। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेपर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। पर एक बात समझा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द बुक और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, अगर बच्चे बुक का प्राइस डिक्रीज होता है तो यहां पर जो है सप्लाई ऑफ बुक्स डिक्रीज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहां पे वर्ड यूज क्या किया है? डिक्रीज। समझ आया क्या? डिक्रीज इंक्रीज वर्ड तो अदर फैक्टर्स के लिए यूज होता है, ओन प्राइस के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस वजह से मैंने ये कैच किया। समझ आया? तो 73 का बी सीम्स टू बी द अप्रोप्रिएट आंसर। चलो, अच्छा अच्छा, न्यूमेरिकल्स है, बढ़िया है, बढ़िया है। 74th क्वेश्चन, if price of computers increase by 20%, sorry 10%, supply increases by 25%, आपको पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस 2.5। याद रखिएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। लेट्स गो एवरीवन। एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ बाइक्स, अगर बाइक के सेलर ज्यादा हैं तो बाइक का सप्लाई भी, यही तो पूछा है, अगर सेलर्स बढ़ गए तो सब बाइक का सप्लाई भी बढ़ेगा। मेरा फेवरेट क्वेश्चन तो ये आ गया, क्वेश्चन 76। आइए ये समझाने के लिए पहले एक बात समझाता हूं स्टूडेंट्स। ये डिमांड और ये सप्लाई है, अगर ये दोनों इक्वल है तो जिस प्राइस पर इक्वल है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। इस जिस प्राइस पर ये दोनों इक्वल है वो क्या प्राइस है? इक्विलिब्रियम प्राइस है। बराबर बात है। अब समझिए
ये डिमांड, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये सप्लाई, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई नीचे रह गया, तो डिमांड ज्यादा है, हाँ या ना? इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। क्या बोलते हैं? जब भी मार्केट में एक्सेस डिमांड रहेगा तब प्राइसेस बढ़ेगा, जब भी मार्केट में एक्सेस डिमांड रहेगा तब प्राइसेस बढ़ेगा। इफ द सप्लाई ऑफ वाटर बॉटल डिक्रीजेस एंड अदर थिंग्स रिमेन द सेम, तुम लोग समझा? सप्लाई कम हो गया, डिमांड तो उतना ही है, सप्लाई कम हो गया, जो क्रूड ऑयल के साथ हो रहा है, जो क्रूड ऑयल के साथ हो रहा है। तो द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि जो महंगाई, जो महंगाई है, एकदम समझिएगा क्लास, तो जो महंगाई है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि डिमांड उतना ही है, सप्लाई कम हो गया, तो क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया। पर अगर हम लोग क्वांटिटी का बात करें तो सप्लाई तो कम हुआ है और डिमांड सेम है, तो ओवरऑल में पिक्चर देखो, डिमांड और सप्लाई मिला के ओवरऑल में तो गिरा ही है, क्योंकि डिमांड सेम रहा और सप्लाई गिर गया, तो ओवरऑल में क्वांटिटी क्या हो गया? गिर गया। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज, यानी कि ए आंसर है। समझे ट्रिक? समझे? सुनो इधर ट्रिक क्या है, अगर एक्सेस सप्लाई है तो प्राइस गिरेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस गिरेगा, एक्सेस डिमांड है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उसके लिए देखो एवरेज में क्या हो रहा है, अगर डिमांड सप्लाई में, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई घट रहा है, तो ओवरऑल एवरेज घट रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घटेगा। डिमांड सप्लाई सेम था पहले, डिमांड बढ़ गया, तो ओवरऑल में क्वांटिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगा। सिंपल। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कभी भी जज करना है तो एवरेज में देखो कि डिमांड सप्लाई का क्वांटिटी को क्या हो रहा है। हटाओ हटाओ, चलो अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाओ, एनालिटिकल है। अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमराज, अच्छा डिमांड का पर्सपेक्टिव से कुछ पूछा है तो बताएंगे। डिक्रीज इन डिमांड फॉर कैमराज, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, विल इंक्रीज द कैमरा बॉट। कैसा पागलपन है, जब डिमांड कम हुआ है तो देयर विल बी डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ कैमरा डिमांडेड, ऑफ कोर्स यही होगा, ऑफ कोर्स यही होगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 78 ट्राई करेंगे अपने सब, 78 ट्राई करेंगे अपने सब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंफीरियर गुड्स इज फॉल्स, इंफीरियर गुड्स यानी कि डिमांड का क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इंफीरियर गुड्स इज फॉल्स, ये यहां पर क्वेश्चन है। इंफीरियर गुड्स आर दोस दैट वी विल नेवर बाई नो मैटर हाउ चीप दे आर, ऐसा क्यों है? खरीदा जा सकता है। inferior goods are those that we buy more of if we become richer, और inferior goods are those that we buy more of if we become poorer। ये सही है, कोई पुअरर हो तो inferior goods खरीदेगा, ये भी गलत और ये भी गलत। क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा गलत है? 1 and 3 डिमांड का टॉपिक था, ये पहले पढ़ाया हुआ है। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 80 में सप्लाई पर, जो आज हम लोग कवर किए। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, तुम लोग एक बात बताओ, अगर समय बहुत कम है सप्लाई बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते, तो सही जवाब है ना 80 बी, 80 बी करेक्ट है, बराबर बात है। आगे क्लास ये सप्लाई कर्व है, अब बोला है व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, मतलब प्राइस की वजह से नहीं हुआ है, प्राइस सप्लाई डिक्रीज हुआ है, लेफ्ट मतलब सप्लाई डिक्रीज हुआ है पर प्राइस की वजह से नहीं हुआ है, तो क्लास इसका मतलब है लेसर क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, गिवन मतलब कांस्टेंट, गिवन मतलब कोई भी चीज गिवन है मतलब कांस्टेंट है, गिवन है मतलब कांस्टेंट है, क्लास गिवन है मतलब कांस्टेंट है। व्हेन सप्लाई शिफ्ट टू राइट, सप्लाई बढ़ा है सेम प्राइस पे, सप्लाई बढ़ा है सेम प्राइस पर, सप्लाई इंक्रीजेस एंड मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। 83 84 पे चलेंगे। 83
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज, मैं आप लोगों को बताऊं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू द चेंज इन प्राइस, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस. Elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in quantity supplied by percentage change in price. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब जीरो होता है उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. ये इंटरेस्टिंग 86. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मेहनत ही नहीं करवा रहे इन लोग. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. आइए, वाह 87, 88, 89 तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लग रहे हैं. इनफैक्ट 90 वाला भी तो करेंगे ना. If quantity supplied is exactly equal to the change in price, then the elasticity of supply is, अरे अगर सेम है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? क्या बात कर रहे हो, वन ही तो होता है. आगे, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4, तो ओरिजिनल प्राइस क्या है? 6 लिख सकते हो साथ साथ में. चेंज इन प्राइस क्या है? -2. चेंज इन प्राइस है -2. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इंक्रीजेस फ्रॉम 10 यूनिट्स टू चेंज इन क्वांटिटी कितना है? बोलो 5. चेंज इन क्वांटिटी कितना है? बोलना क्लास 5 है. हाँ या ना बोलना. अरे हाँ या ना. तो अब इलास्टिसिटी क्या हुआ? डिमांड का इलास्टिसिटी क्या हुआ? चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल क्वांटिटी. तो चेंज इन क्वांटिटी है आपका 5 बाय चेंज इन प्राइस कितना है? -2. ओरिजिनल प्राइस कितना है? 6 बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? 5. यस और नो? यस सर. अब अगर यहां पर ध्यान देगा क्लास, अगर यहां ध्यान दिया जाए, फिर से चेक कर लेते हैं. यहां पर 1 मिनट, 10 है ना? ये करेक्ट है. तो अब 2, 3 -3/2 -1.5. क्लास ठहर जाइए, क्लास ठहर जाना. -1.5 आया है, पर ये लोग क्या बोला? कोएफिशिएंट. कभी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोएफिशिएंट निकालना है मतलब मॉड्यूलस में निकालना है, तो -1.5 नहीं. बहुत आराम से बच्चे माइनस कराते हैं. इंस्टीट्यूट यही मजा ले लेगा. दोनों ऑप्शन दिए. अगर बोला कैलकुलेट इलास्टिसिटी या कुछ भी और पॉजिटिव वैल्यू है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आंसर देंगे, क्योंकि ऑलवेज द आंसर इज प्रेजेंटेड इन मॉड्यूलस टर्म्स. ऑलवेज. क्या ऐसा सम हम लोगों ने किया आज? क्या 89 जैसा किया है? देख लीजिए एक बार फिर डिस्कस कर दे रहा हूं. ये है 10, तो ये क्या हो गया? बोलो dq बाई dp. तो इलास्टिसिटी हो गया dq बाई dp इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना है? 15 बाई ओरिजिनल क्वांटिटी -100 प्लस 150, यानी कितना आ रहा है? 50. सेम ही वैल्यूज थे. 3 आ गया. सम वेरी गुड क्वेश्चंस. अब ये देखिए कंज्यूमर सरप्लस से एक और क्वेश्चन. यूनिट 2 था ये. गिवन बिलो शोज द बजट कॉन्स्ट्रेंट. कंज्यूमर का इनकम कितना है? बोलो 900. इधर देखो 900, और वो कितना चॉकलेट खरीद सकता है? 90. तब आइसक्रीम नहीं खरीद पाएगा, और अगर आइसक्रीम खरीदा 45, तो तब चॉकलेट नहीं खरीद पाएगा. तो एक बात बताओ, आइसक्रीम का प्राइस कितना हुआ? 900 बाई 45, यानी आइसक्रीम का प्राइस कितना हुआ? 20. और अगर 90 चॉकलेट खरीद पा रहा है 900 रुपए में, 10, तो 10 चॉकलेट 20 आइसक्रीम, यानी कि 10 है चॉकलेट का, 10 है चॉकलेट का, 20 है आइसक्रीम का. बस देख लो, हो गया. तो द प्राइस ऑफ दिस 2 कमोडिटीज आर. अच्छा, पहले डेटा किसका दिया हुआ है? क्रीम. तो क्रीम कितना है? 10. आइसक्रीम 20 है, तो आई 20 है, तो 20 एंड 10,
तो 20 एंड 10। हमें ये ध्यान रखना है क्लास की किस ऑर्डर में है। आइसक्रीम के ऑर्डर में है तो आई है 20, तो 20 और चॉकलेट क्या हो गया 10। जिस ऑर्डर में दिया है हमने बस उसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बात हो रहा है, लेट्स सी स्टूडेंट्स। नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफी इज, अर्जुन ऑलवेज स्पेंड्स अ टोटल ऑफ एग्जैक्टली, यानी ये टोटल एक्सपेंडिचर है, क्या बोलो, ऑफ 100 पर वीक ऑन कॉफी। उसको पर वीक कॉफी में 100 रुपए ही खर्चा करना है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर बदलने वाला, टोटल एक्सपेंडिचर बदलने वाला, अगर टोटल एक्सपेंडिचर बदलने वाला नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट इलास्टिक। अगर टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बदलता तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। दैट्स इट क्लास, दिस चैप्टर नंबर 2 इज फाइनली कंप्लीट। होमवर्क क्या है, ऑल द एमसीक्यूज, 70-80 एमसीक्यूज तो हमने ही क्लास में कर लिया है। होमवर्क है ऑल एमसीक्यूज कवर्ड अप। गुड बाय एवरीवन।